मुगलों का वो जमाना जहां लोगों का सर तन से जुदा कर देना कोई नई बात नहीं थी और लोगों को छोटी छोटी बात पे मौत के घाट उतार देना उस जमाने में एक चलन था। राजा महाराजाओं को किसी की जान लेना अब उनका पसंदीदा खेल बन चुका था। रोज राजाओं के दरबार में छोटी मोटी चोरी करने वाले गुनहगार राजा के दरबार में पेश किए जाते और राजा उनकी बात सुनने के बाद उन्हें मौत का फरमान सुना देता। मौत का फरमान भी ऐसा जिसको सुनने वाले और देखने वालों की रूह कांप जाती है। ऐसे कई किस्से थे जहां मुगलों द्वारा लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती और इनमें से ही एक जगह थी जहां अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, आम खास बाग। कहा जाता है कि आम खास बाग में राजाओं का वो किला था जहां ये काम हर दिन होता था। रोज लोगों को मौत के घाट उतारते हुए वो लोग जो रोज लाशों के खून की सफाई करने बैठते तो पूरा दिन उन्हें बस खून साफ करने में निकल जाता और इस परंपरा को ख़त्म होते होते 800 साल लग गए। लेकिन अब इन 800 साल के बाद उस जगह जहां आम खास बाग है वहां अलौकिक घटनाएं सामने आने लगी थीं। वहां के पास रह रहे लोगों को अक्सर लोगों की आत्माएं या किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देना आम बात सी हो गई थी। इसी कारण की वजह से सरकार ने अब वहां लोगों को शाम 7 बजे के बाद जाना निषेध कर दिया था। 4000 पैरानॉर्मल जगहों पर शोध करने वाले 32 साल के डॉक्टर अखिल ने दुनिया को ये साबित कर दिया था कि भूत प्रेत पिशाच जैसी कोई चीज नहीं होती। दिल्ली की एक बड़ी पैरानॉर्मल संस्था में काम कर रहे डॉक्टर अखिल अब एक जानी मानी हस्ती थे। लोग उनकी किताबों पर शोध करते और उनकी भूत प्रेत पे दी गई थ्योरीज को स्टडी करते और समय समय पे उनके सेमिनार अटेंड करते। इसी तरीके के एक सेमिनार में डॉक्टर अखिल अपनी हाल ही में लिखी गई किताब द घोस्ट हंटर के उद्घाटन में आए हुए थे। स्टेज पे वो भूत प्रेतों से जुड़े सवालों के जवाब मीडिया को दिए जा रहे थे। पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर काफ़ी झूठी बातें फैलाई जाती हैं और उन्हें गलत साबित करना ज़रूरी है। हमारे सामने आने वाले 98% केस लोगों द्वारा फैलाए गए हैं। इन केसों में महज अफवाहों के अलावा और कुछ नहीं होता। बच्चों से भरे उस हॉल में एक बच्चा खड़ा हो सवाल करता है, सर आप तो इंसान हैं तो आप आत्माओं को कैसे देख लेते हैं? उस बच्चे की बात सुन डॉक्टर अखिल हल्का मुस्कुरा देते हैं और जवाब देते हैं, मैं उनको आंखों से नहीं देखता। हमारे पास कुछ उपकरण हैं जिसकी मदद से हम उनका सोर्स ऑफ एनर्जी मेजर करते हैं। अगर किसी वजह से सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा आने लगती है तो हम उसकी तहकीकात करते हैं उसी जगह पे रुक के। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये एनर्जी कम ही आती है। कम एनर्जी का मतलब वहाँ कुछ नहीं है। और आज मैं इन बातों के साथ ये भी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि 2 दिन बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। डॉक्टर अखिल की बातें उस सेमिनार में मौजूद हर शख्स बड़े ध्यान से सुने जा रहा था। तभी डॉक्टर अखिल के सामने वाली कुर्सी पे एक शख्स खड़ा हो डॉक्टर अखिल से सवाल करता है, सर आपने कुछ देर पहले कहा था कि 98% केस अफवाह होती है, तो सर आप उन 2% के बारे में क्या कहेंगे और दिल्ली के आम खास बाग के बारे में क्या कहेंगे? उस शख्स की ये बात सुन डॉक्टर अखिल पहले तो उस आदमी को देखने लगते हैं कि तभी अचानक से वो अपने माइक पे थैंक यू बोलते हुए स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और सीधा अपने होटल के रूम की तरफ जाने लगते हैं। डॉक्टर अखिल को रूम की तरफ जाते देख वो आदमी जिसने डॉक्टर अखिल से अभी सवाल किया था तुरंत अपनी कुर्सी से उठ डॉक्टर अखिल के पीछे उनके रूम की तरफ जाने लगता है। डॉक्टर अखिल के रूम के दरवाजे के पास पहुंच वो आदमी गेट खटखटाने लगता है। तभी कुछ पलों के बाद डॉक्टर अखिल गेट खोल देते हैं। उस आदमी को देख डॉक्टर अखिल एकदम से बोल पड़ते हैं, तुम मेरे रूम के पास क्या कर रहे हो? सर आम खास बाग से मेरा भाई नहीं लौटा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो आदमी कहता है, हाँ तो पुलिस में जाओ, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर अखिल कहते हैं, सर आप ही इकलौते इंसान हैं जो उस आम खास बाग से जिंदा लौटे हैं। वो आदमी कहता है, ये बात सुन डॉक्टर अखिल बोल पड़ते हैं, तुम्हें कैसे मालूम ये बात? सर आपने बहुत पुराने इंटरव्यू में कहा था कि एक बार आप आम खास बाग जा चुके हैं, जैसे आप ना चाहते हो कि लोग उस जगह के बारे में जाने। और सर मेरा भाई भी उसी जगह पे है, वो 3 दिन से नहीं लौटा है, वो और उसके दोस्त किसी का कुछ पता नहीं है। उस आदमी की ये बात सुन डॉक्टर अखिल उसे अपने कमरे में बुलाने का न्योता दे देते हैं और अब दोनों कमरे के सोफे पे जा बैठ जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर अखिल कहते हैं, सर मेरा नाम देव है। देव लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम मुझे जहाँ ले जाने के लिए कह रहे हो मैं वहाँ बहुत साल पहले जा चुका हूँ और मेरी मानो तो तुम भी अपने भाई को भूल जाओ।
डॉक्टर अखिल की ये बात सुन देव अपने सोफे से खड़ा हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ देव, सही सुना। वहां आज तक जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? देव बोलता है। देव की ये बात सुन डॉक्टर अखिल पहले तो कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, मैंने मेरी बीवी खोई है वहाँ। वो जगह शापित है, वहाँ आत्माओं का बसेरा है। बहुत से पैरानॉर्मल शोधकर्ता वहाँ गए तो, लेकिन वहाँ से कभी नहीं लौटे। उनके साथ क्या हुआ, जिंदा है कि मर गए, कोई नहीं जानता। मेरे करियर में बस आम खास बाग ही एक ऐसी जगह है जहाँ के रहस्य को मैं नहीं सुलझा पाया। सर कुछ दिन में आप रिटायर होने वाले हैं। सर इसे अपना आखिरी केस समझ मेरी मदद कर दीजिए। और मेरी नज़र में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे भाई को वापस ला सके आम खास बाग से, आपके सिवा। देव की ये बात सुन कुछ देर के सोच विचार के बाद डॉक्टर अखिल बोले, ठीक है हम वहाँ जाएंगे, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद। डॉक्टर अखिल की ये बात सुन देव बोला, लेकिन सर अंधेरा होने के बाद तो वहाँ जाना मना है। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी वहाँ पहचान है। और वैसे भी ये ताकतें रात में ज़्यादा सक्रिय होती हैं दिन के मुकाबले। देव, तुम वहाँ जो भी महसूस करोगे ध्यान रखना वो सब सिर्फ एक छलावा होगा, तो अपने दिमाग पे पूरा काबू रखना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर अखिल कहते हैं। जी डॉक्टर। अब दोनों कार में बैठे आम खास बाग के पास पहुंचने की दूरी को कम किए जा रहे थे। सालों से बंद पड़ा वो किला जहां हजारों इंसानों का निर्दय हत्याओं का इतिहास था। सर हम पहुंच गए, डॉक्टर अखिल को नींद से जगाते हुए देव कहता है। पहुंच गए? डॉक्टर अखिल कहते हैं। हाँ सर, आपकी आंख लग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा आपको आराम करने दूं। ठीक है देव, टॉर्च ले लो, बहुत अंधेरा होगा उस किले में। चलो चलते हैं, डॉक्टर अखिल कहते हैं। सर आप अपनी मशीन नहीं लेंगे? मशीन? नहीं, हमें आज इन मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर अखिल कहते हैं। अब दोनों सुनसान किले में आगे बढ़े जा रहे थे। हर तरफ सन्नाटा होने की वजह से पैरों के कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। कुछ ही देर चलने के बाद दोनों उस विशाल किले के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि मकड़ियों की जालों ने पूरे किले को घेर रखा था और कहीं से पानी की बूंद की टप टप करती आवाज आ रही थी। दोनों अपनी अपनी टॉर्च लिए किले के अंदर के कमरों को देखे जा रहे थे। क्या करें सर, किस तरफ से जाएं? सब रास्ते एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, देव कहता है। देव की बात सुन डॉक्टर अखिल एक खिड़की की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हैं। हाथों का इशारा पा देव खिड़की की तरफ देखने लगता है। सर ये तो खिड़की है। नहीं देव, ये एक सुरंग है। हम जिसकी तलाश में यहाँ तक आए हैं वो इसी सुरंग के अंदर है। अगर तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है तो वो भी हमें इसी सुरंग में मिलेगा। लेकिन सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक सुरंग है? देव कहता है, जब मैं और मेरी वाइफ यहाँ पहली बार आए थे तो हमने पूरे किले को छान मारा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। और जब हम पूरे किले की छानबीन करते हुए यहाँ पहुंचे तो हमारी नज़र इस खिड़की पे गई, तो पता चला कि ये कोई खिड़की नहीं, एक सुरंग है। तो क्या है सर इस सुरंग के अंदर? देव कहता है। मैं नहीं जानता देव इस सुरंग के अंदर क्या है। जब हमें इस जगह का पता चला तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम टीम के आने तक का इंतजार करेंगे और मैं टीम को कॉल करने बाहर चला गया। लेकिन जब तक मैं लौटा तब तक मेरी वाइफ उस सुरंग में जा चुकी थी। फिर क्या हुआ सर? जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ उस सुरंग में जा चुकी थी तो मैंने तुरंत सुरंग में घुसने के लिए आगे बढ़ा कि तभी मेरी वाइफ की चीखों की एक भयानक सी आवाज उस सुरंग से आने लगी। उस भयानक चीखों को सुन मेरे अंदर के साहस ने दम तोड़ दिया था और मैं यहाँ से डरता हुआ भाग गया। और इस बात का जिक्र मैंने कभी किसी से नहीं किया कि आखिर उस रात यहाँ हुआ क्या था। अब दोनों इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि सुरंग में जाना कितना खतरनाक है, मगर अब दोनों इस बात की परवाह किए बिना उस सुरंग के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। दोनों उस पतली सी गोल सुरंग का रास्ता तय करने लगे थे। सुरंग की चौड़ाई ज्यादा नहीं है सर, थोड़ा संभल के आइए। दोनों अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे कि तभी उन्हें एक सड़ी सी गंध आने लगी थी। सर आपको ये बदबू आ रही है? हाँ देव, किसी चीज के सड़ने की बदबू आ रही है। सर मुझे लग रहा है आगे से रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे हल्की सी ढलान महसूस हो रही है। हाँ देव, मुझे भी लग रहा है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बहुत तेजी के साथ नीचे दोनों की तरफ खींचे जाने लगते हैं। सर संभालिए खुद को। दोनों काफी तेजी से नीचे सरकते हुए जमीन पे आ गिर जाते हैं। सर आप ठीक हैं?
हाँ देव, मैं ठीक हूँ। खुद को संभालते हुए दोनों जमीन से खड़े होने लगते हैं कि तभी उनकी नजर वहां के किले पे जाती है। जमीन में एड़ियों तक भरा पानी उनके पैरों को डुबाए हुए था और कहीं से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी कि तभी देव की नजर उनके सामने पड़े एक ढेर पे जाती है जो छत से गिरते हुए धूल मिट्टी से ढक चुकी थी। उस ढेर को देख देव आगे बढ़ने लगता है। सर, वो जो हमें बदबू आ रही थी वो शायद यहीं से आ रही थी। क्या करें, चेक करें? रुको, मैं भी आता हूँ। अब दोनों उस रेत के ढेर को साफ करने में लगे हुए थे और ये पता लगा रहे थे कि उसमें आखिर है क्या, कि तभी देव जोर से चिल्लाता हुआ उस रेत के ढेर से हट जाता है। देव की हालत देख डॉक्टर खिल देव से पूछते हैं, क्या हुआ देव? सर, उसमें कोई इंसान है। देव की बात सुन डॉक्टर खिल उस रेत के ढेर से दूर हट जाते हैं और अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि तभी डॉक्टर खिल धीरे कदमों के साथ उस रेत के ढेर के पास जा सारी रेत हटाने लगते हैं कि तभी एक हाथ डॉक्टर खिल के हाथ को पकड़ लेता है। ये देख डॉक्टर खिल चिल्लाने लगते हैं और वहां से दूर हट जाते हैं। अब जब वो रेत का ढेर काफी हद तक साफ हो चुका था, उसे देख देव और डॉक्टर खिल समझ जाते हैं कि वो कोई रेत का ढेर नहीं था, वो इंसानों की लाशों का ढेर था। ये डरावना मंजर देख दोनों आनंद फानंद में भागे जा रहे थे। देव और अखिल गिरते पड़ते सुरंग से बाहर आ जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां की तलाश में वो इतनी दूर आए थे। आम खास बाग का वो हिस्सा जहां लोगों की मौत की सजा सुनाई जाती थी और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन देव और डॉक्टर खिल जो दृश्य अभी देख रहे थे वो वर्तमान का नहीं था, वो दृश्य भूतकाल का था। एक बहुत सुंदर किला जहां रात की चांदनी रात में दरबार लगाई हुई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे और कोई मुगलिया बादशाह अपने तख्त पे बैठा लोगों को सजा सुनाए जा रहा था। ये मंजर देव और डॉक्टर खिल साफ साफ देख सकते थे कि तभी उनकी नजर एक लड़के पे जाती है जिसको दो बड़े बड़े जल्लादों द्वारा घसीटे हुए लाया जा रहा था और ठीक उसके पीछे एक औरत थी, ठीक उसी तरह उसे भी घसीटा जा रहा था। ये देख देव और डॉक्टर खिल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो दो लोग थे वो कोई और नहीं, देव का छोटा भाई था और जो औरत थी वो डॉक्टर अखिल की वाइफ थी। ये सब देख देव डॉक्टर अखिल के पास जा कहता है, सर, मेरे भाई को वो मार देंगे। देव की यह हालत देख डॉक्टर अखिल देव से कहते हैं, देव, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम यहाँ जो कुछ भी देखोगे वो सिर्फ एक छलावा होगा और कुछ नहीं। डॉक्टर खिल की ये बात सुन देव फिर से अपने भाई को पलट के देखता है तो वो क्या देखता है कि मैदान पूरा खाली था, अब वहां कोई नहीं था। ये मंजर देख अब दोनों को सब समझ में आ रहा था और वो आनंद फानंद में भागने लगे। लेकिन तभी कुछ आत्माएं दोनों के सामने अचानक से आ जाती हैं। ये देख दोनों भागते कदमों को धीरे कर रुक जाते हैं कि तभी पीछे से दो जल्लाद दोनों को पकड़ उसी जगह ले जाते हैं जहां वो आत्माएं लोगों को मौत की सजा दे रहे थे। उन आत्माओं की महफिल फिर से जगमगाने लगी थी और वही राजा जो लोगों को सजा दे रहा था देव और डॉक्टर अखिल को मौत की सजा सुना देता है। ये सारा मंजर देव और डॉक्टर अखिल खुली आंखों से देख रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन दोनों को कहाँ अंदाजा था कि वो जिस जगह पे आए थे वहां से कभी कोई जिंदा नहीं लौटा। कि तभी जल्लाद दोनों की गर्दनों को एक लकड़ी के तख्त पे रख चिल्लाता हुआ एक बड़े से फरसे से दोनों की गर्दन उतार देता है और जोर जोर से हंसने लगता है।